हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट लर्नर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले भी मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा 20 दिसंबर 2021 के ईवीएस पेपर का फुल सॉल्व पेपर मैंने उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन यानी तैयारी अच्छी करनी है तो आपको इन प्रश्नों को साथ में प्रैक्टिस करते जाना है ताकि तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। तो अगर आप अपने मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को साथ में हल करते जाइए, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न फंसते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। तो इनमें से पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए? सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना, फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो आपने सभी देखा होगा कि याद करने पर हम लोग जोर नहीं देते हैं, याद एक नेगेटिव पॉइंट है, तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? रिमेम्बरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। तो यह स्व आकलन क्या है? यहाँ पर सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन या सीसीई। तो सीखने के लिए आकलन स्व आकलन के अंतर्गत आता है, आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन ईवीएस टीचर्स शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द चिल्ड्रेन टू एसेस देमसेल्फ। सेल्फ असेसमेंट इज असेसमेंट एज लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक शिक्षक है जो खाना किस प्रकार से खराब होता है इसके बारे में बताते हैं और इस पर एक प्रयोग करते हैं, और शिक्षक बच्चों को समूह बनाकर उनका प्रयोग करवाते हैं। तो उन प्रयोगों से संबंधित वह सामग्री देते हैं। तो इस तरह से शिक्षक बच्चों के समूह को क्या बनाता है, मतलब इनका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर वह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है या बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। समूह अधिगम बिना बोझ पर्यावरण के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, या फिर फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो देखिए आपका जो ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा, बाकी ये दोनों क्या है? एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें आप जो जाएंगे, इसमें कूट दिया गया है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए और बी यानी फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ने से वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है और फिर आप लोग बोर होने लगते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों को जोड़ना, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर फोर्थ ऑप्शन क्या बता रहा है कि बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है, तो यहाँ पर जो परिभाषाएं बच्चों को याद करने के लिए नहीं प्रोत्साहित करते हैं। तो आपका आंसर जो है थर्ड सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? टू डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इश्यूज, and to engage the child in exploratory and hand-on activities, to encourage children to provide textbook definition। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। तो निम्नलिखित में से संकेतकों का कौन से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? तो कौन सा आकलन हो सकता है इसके थ्रू? चित्र को पढ़ने के थ्रू कौन सा आकलन किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो दिया गया है वो है अवलोकन और अभिलेखन, विश्लेषण, अभिव्यक्ति और प्रयोग करना। तो यहाँ पर देखिए प्रयोग की तो बात ही नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पर कूट के साथ जाएंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है? ए, बी और सी, केवल ए और सी और ए और बी और डी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ए, बी और सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्या दिया गया है? पिक्चर रीडिंग is an important activity in EVS. Which of the following indicators learner can be assessed through picture reading? Observation and recording, expression, analysis। तो ये आपके तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही। तो इस तरह से जो आपका आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? अवलोकन का, जांच सूची का, अभिविन्यास का या लिखित प्रश्न का? तो रेटिंग स्केल की का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? जांच सूची के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं विच टेक्निक्स इज यूज्ड इन द रेटिंग स्केल, तो चेकलिस्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर झूम खेती की बात हो रही है, यहाँ पर झूम खेती होगी, यहाँ पर यहाँ पर आप झूम खेती लिखेंगे, झूम खेती। तो झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यानी झूम खेती से रिलेटेड यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं वो कौन से सही हैं? तो एक फसल प्राप्त करने कटने के बाद ज़मीन को कुछ समय तक के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। सही बात है। इस जगह जो बांस या खरपतवार उग जाता है उसे उखाड़ कर जला दिया जाता है। खरपतवार आदि को जलाने पर क्या होता है? राख खाद की तरह काम में लाते हैं। और जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा करके जोता जाता है। तो सही कथन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए सही कथन क्या दिया गया है? केवल डी, बी और सी, ए और डी, या फिर क्या दिया गया है? केवल ए। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो केवल ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कि कह रहा है कि एक फसल कटने के बाद क्या होता है, यहाँ पर कुछ सालों के लिए उस ज़मीन को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि उस ज़मीन का जो उपजाऊपन है वो दोबारा से उसमें आ जाए। जब वो ज़मीन दोबारा से उपजाऊ हो जाती है तो फिर से उस ज़मीन पर फसल उगाया जाता है, बाकी कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप जो है क्या लगाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन आपका झूम खेती के बारे में, झूम फार्मिंग के बारे में सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिया गया है कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले के हैं। नीचे की ज़मीन पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं अपनी पहली मंजिल पर रहते हैं और सभी घरों की छतें समतल है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश में के भाग है? तो देखिए यहाँ पर घरों की विशेषता क्या बताई जा रही है कि जो घर बने हुए हैं पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए गए हैं। तो ये घर कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका आंसर 3rd हो जाएगा। यहाँ पर इसमें भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चित्र को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। तो जो रात में जानवर जागते हैं वो किसी भी चीज़ को, मतलब हर एक चीज़ को वो ब्लैक एंड वाइट में ही देखते हैं, यानी काले और सफ़ेद में ही देखते हैं। तो आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर आपका? ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। यहाँ पर दिया गया है कि अर्थवॉर्म्स आर कंसीडर्ड फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट रीजन फॉर दिस। कि मतलब जो अर्थवॉर्म यानी केंचुआ है वो किसान का मित्र कहलाता है। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन पर क्या करना है? टिक लगाना है। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए। अर्थवॉर्म्स ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट्स एंड देयर ड्रॉपिंग्स फर्टिलाइज द सॉइल। तो जो क्या होता है, मृत पत्तियाँ और पौधे होते हैं उसे खाता है, जिससे मिट्टी जो है फर्टाइल बनती है, यानी उपजाऊ बनती है। अर्थवॉर्म्स ईट द वीड्स एंड सेव द मेन क्रॉप। Earthworms soften the soil by digging underneath. The tunnels made by the earthworms provide easy passage to air and water into the soil. मतलब जो अर्थवॉर्म है वो ज़मीन में क्या करता है? टनल यानी छिद्र बनाता है, जिससे मिट्टी को हवा और पानी मिलता रहता है। और इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो कौन सा हो जाएगा कि यहाँ पर क्या करता है? अर्थवॉर्म ईट वीड्स एंड सेव द मेन क्रॉप। अर्थवॉर्म सॉफ्टन द सॉइल। और यहाँ पर कूट में आंसर दिया गया है। तो कूट में देखिए क्या दिया गया है कि यहाँ पर बताया बी, सी और डी, या फिर सी, डी, ए, या ए और सी, या फिर ए, बी और सी सही आंसर। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, डी, ए, यानी कि जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है। अर्थवॉर्म क्या करता है? जो अर्थवॉर्म है वो डेड लीव्स और प्लांट्स को खा लेता है, जिससे क्या होती है? मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनती है। उसके बाद
अर्थवॉर्म ईट द वीड्स एंड सेव द मेन क्रॉप, ये तो बिल्कुल गलत है कि वो सारे खरपतवार को खा करके मेन फसल की रक्षा करता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थवॉर्म सॉफ्टन द सॉइल बाय डिगिंग अंडर अर्थ, तो यहाँ पर जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि वो खोदता रहता है ज़मीन को, जिससे क्या होता है ज़मीन पॉली और उपजाऊ बनती है। और इसके बाद द टनल्स मेड बाय द अर्थवॉर्म प्रोवाइड इजी पासेज टू एयर एंड वाटर इनटू द सॉइल, उसमें क्या होता है जब वो डिगिंग करता रहता है, टनल छिद्र बनाता रहता है, तो उसमें हवा पानी जो है आसानी से जो है मिट्टी के अंदर जाता है, जिससे फसल अच्छी उपजती है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो जिसमें बी ऑप्शन नहीं है वो आपका राइट आंसर यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ भी ऊपर में आप कौन सा आंसर लगाएंगे, बी ऑप्शन लगाएंगे, यानी कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है केंचुए मृत पत्तियों को खाते हैं, बी आपका गलत हो जाएगा, सी एंड डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे यानी ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाते आए, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो यहाँ पर जो सही कथन है कांसे के बारे में, उसके बारे में समझते हैं। यह पीतल यानी ब्रास और तांबे यानी कॉपर का मिश्रण है, या तांबे जस्ता जिंक तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है, या फिर यह तांबे और टीन का मिश्रण है, यह एल्युमिनियम और तांबे और कॉपर की भांति क्या है, एक तत्व है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ये होगा यह तांबे कॉपर और टीन का मिश्रण है। एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है, और ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, मतलब हद से ज़्यादा। तो इसमें भी आप क्या लगाएंगे आंसर, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो पश्चिम बंगाल का, बिहार का, तमिलनाडु का और या फिर केरल का। तो यहाँ पर जो आंसर है टैपियोका आप सभी जानते होंगे, हमने एनसीईआरटी में पढ़ी थी, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा, यानी केरल में टैपियोका का यूज़ होता है। तो यहाँ पर अभी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, इसको मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। दिया गया है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए सेट ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून। फुल मून में जो त्यौहार मनाए जाते हैं इनमें से कौन सा है, होली, महाशिवरात्रि और बुद्ध जयंती, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक्स बर्थडे, दिवाली, नानक्स बर्थडे और गुरु नानक बर्थडे, या महाशिवरात्रि, या इसके अलावा दिवाली, गुरु नानक बर्थडे और रक्षाबंधन। तो देखिए जो फुल मून यानी कि पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है वो आपका होली, महाशिवरात्रि और बुद्ध जयंती है। रक्षाबंधन तो अमावस्या को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। तो किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, या फिर कर्नाटक, केरल, गुजरात। आप सभी ने सही आंसर लगा लिया होगा, ऑप्शन 4 या इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा केरला, कर्नाटका और गुजरात। तो यहाँ पर दिया गया है कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, या फिर उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। देखिए अगर आप लोगों ने मैप पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा के यहाँ पर मान लीजिए उड़ीसा है, तो इसके उत्तर में क्या है, उत्तर में आपका झारखंड स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये हमने पढ़ लिया था, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल 19 क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, मोम, ग्रीस, कोयला या डीजल। तो देखिए कोयला जो है हमें पेट्रोलियम से क्या है, निम्नलिखित से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, कोयला प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर भी आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, आंसर इज कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर दिया गया है, इसको कैलकुलेट करना होगा। इसमें आप करते होंगे, इसको यहाँ पर देखते होंगे हम लोग, चाल बराबर दूरी बटा समय, इस तरह से सॉल्व करते थे ना समय, यानी कि यहाँ पर आप इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम लिखते हैं स्पीड इजकल टू क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन में
टाइम। इस तरह से फॉर्मूला लगाकर जब हम इसका आंसर निकालेंगे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि कोई लड़का मझगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ और यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली तथा अगले दिन 7:15 बजे यानी 7:15 सुबह में नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। तो देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 53 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा, फॉर्मूला लगा के आप लोग सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन एक तो आते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए ज़मीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। तो यहाँ पर टिन क्या है, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। इसमें ये दिया है कि वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है, वह भूमि जिससे कोई किसान 1 टिन बीज उत्पन्न करता है, या फिर वह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है, या फिर वो भूमि जिसकी बीमाएँ 100 मीटर गुणा 100 मीटर। ये इस तरह से दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो बेसिकली टिन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर है कि वह भूमि जिसमें कोई किसान 1 टिन क्या करता है, बीज उत्पन्न करता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन बनकर आते ही हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि आप कहाँ है, एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में यानी 40 मीटर दूरी पर है। तो विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा क्या है। देखिए, इस तरह के प्रश्न हम लोग ज़रूर सॉल्व करेंगे। अभी मैं फ़िलहाल आंसर बता देती हूँ इसका। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो दक्षिण पूर्व होगा। तो इसको आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे और उसी तरह से मैप बनाते जाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। बाकी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी एक नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। जो भी 19th क्वेश्चन थे, ये 19th क्वेश्चन जो भी है आप लोग पढ़ लीजिएगा, दिया गया है। तो यहाँ पर भी आप आंसर क्या लगाएंगे, साउथ ईस्ट, यानी कि यहाँ पर दिया गया है 3rd ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज की इस वीडियो में हमने जो यहाँ पर सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगी। बाकी आप लोग अपनी प्रैक्टिस और अपनी तैयारी बिल्कुल सही से करते रहिए। उम्मीद है कि दिसंबर में ही एग्ज़ाम हो, तो बहुत सारा समय है। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और पहली बार में आप लोग सीटेट क्रैक कर पाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे लेती हूँ विदा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।